हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की एक कमाल की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। ये पाठ 5 है कक्षा 10 का। इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों, ये जो कविता है ये वर्षा ऋतु के बारे में है, पर्वतीय इलाकों में। यानी कि आम इलाकों में, मैदानी या समतल इलाकों की बात नहीं हो रही। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु होने पर कैसा माहौल बनता है, मौसम कैसा होता है, मतलब माहौल कैसा होता है पर्वतीय क्षेत्रों का वर्षा ऋतु में, उसी का पूरी तरीके से वर्णन इस पूरी कविता में किया गया है। पर्वत प्रदेश यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है ना, यानी कि माउंटेनियस रीजन्स या हिली एरियाज आप कह सकते हैं, पहाड़ी इलाके। पावस यानी कि वर्षा ऋतु, यानी कि बारिश का मौसम जो है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इनका जीवन परिचय इतना अहमियत नहीं रखता, फटाफट कविता समझते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं बच्चों, तो पावस ऋतु यानी कि वर्षा का मौसम, प्रकृति वेश यानी कि रूप। इन दो पंक्तियों में पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पावस ऋतु के बाद रुका क्यों? क्योंकि यहाँ एक कॉमा है, राइट। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इन दो पंक्तियों में बच्चों कवि ये कह रहे हैं कि पावस, माफ कीजिए, कि पावस ऋतु में यानी कि बारिश के मौसम में, ठीक है, आप वर्षा ऋतु लिख सकते हैं। या अगर बच्चों किसी बच्चे की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, वो वर्षा ऋतु वगैरह नहीं लिखना चाहता है ना, तो फिर वो सिर्फ बारिश का मौसम भी लिख देगा तो भी गलत नहीं है। कि बारिश के मौसम में पर्वतीय इलाकों में, है ना, या पहाड़ी इलाकों में, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, जो प्रकृति वेश यानी कि बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। कहाँ बदलाव आते हैं कोई ज़रूरत नहीं, खाली इतना लिखो, पहाड़ी इलाके में बारिश के मौसम में बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। सर हमें जानना है बदलाव कहाँ होता है? बदलाव वहाँ के माहौल में आता है। कि कभी एकदम से तेज़ धूप होती है, कभी धूप निकल आती है, तो कभी मेघ घनाघन बरसने लगते हैं, है ना, तो कभी बादल जो है वो छा जाते हैं आसमान में। कभी बादल इतने छा जाते हैं आसमान में कि छाया हो जाती है, कभी बादल थोड़े से छन जाते हैं तो धूप निकल आती है, और कभी कभी बारिश गिरने लगती है। तो बारिश के मौसम में देखो, पल पल यानी होता है कि सेकंड सेकंड, ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक सेकंड बदलाव आ रहा है, हर एक सेकंड में धूप, एक सेकंड में बारिश, ऐसा नहीं हो रहा है। पर ये बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहा है। पल पल यानी कि एक मुहावरा है एक तरीके से, आप समझ गए ना, है ना। सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग की दो लाइनें ऐसे ही लिखते हैं कि इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। इन दो लाइनों का मतलब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, कि वर्षा ऋतु होने पर प्रकृति में पल पल या फिर बहुत जल्दी बदलाव हो रहे हैं। कभी बादल छा जाने की वजह से मूसलाधार तेज़ बारिश हो रही है, और बादल छा गए हैं तो छाँव भी रहेगी, धूप आएगी नहीं। और कभी एकदम से धूप निकल जाती है, ठीक है, बादलों के बीच में गैप आता है, धूप फिर बादल छाओ, फिर धूप फिर छाओ, और बारिश तो वो कभी भी कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत तेज़ी से होता रहता है, ठीक है। मेघ लाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मेघ लाकार यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। अब आपको यहाँ पे समझना होगा बच्चों, ठीक है, मैं आपको एक पहाड़ की फोटो दिखाता हूँ पहले, ठीक है। मान लो कि इसी को हम जूम करके देखते हैं। मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे। मैं मार्कर पे स्विच करता हूँ, ठीक है। ये जो हिस्सा है, मानो ये जो पहाड़ है, ठीक है, ऑलराइट, ये पहाड़ है, ठीक है। अब बच्चों मेघलाकार क्या होता है बच्चों? बच्चों मेघल आकार, ल के साथ जब आ लगता है तो उसे ल आ नहीं पढ़ते, ला साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ल के साथ जब आ लग रहा है तो ल आ कोई नहीं पढ़ता, ला पढ़ता है। तो मेघल आकार यानी कि मेघलाकार, ठीक है। अब इसका मतलब जो पहाड़ों का जो आकार होता है ना बच्चों, ऐसा कोन 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 पहाड़ एक साथ, रेंज है पूरा पहाड़ों का, ठीक है, ऐसे कोनिक स्ट्रक्चर में, ये करधनी के आकार के जैसा होता है। करधनी क्या होता है सर? करधनी बच्चों आपको शायद नहीं पता होगा, पर कमर में पहने जाने वाला आभूषण होता है। अगर कोई उत्तर भारत से है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब कमर में काला धागा भी पहनते हैं, ठीक है, मतलब नज़र वज़र ना लगे उस वजह से। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों की, कमर में जो एक आभूषण पहना जाता है उसको हम करधनी कहते हैं, जो पुराने ज़माने में राजा महाराज राजकुमार पहनते थे। अगर कोई कोर्स ए का बच्चा देख रहा है तो उनको जो कविता है देव करके, ठीक है, उसमें भी मतलब करधनी का जिक्र किया है कि भगवान श्री कृष्ण भी राजा बनने के बाद करधनी पहनते थे। कमर में ऐसा गोल पहनने वाला आभूषण होता है।
ज़्यादातर करधनियाँ जो होती है ना उनमें ऐसा ही डिज़ाइन होता है, पहाड़ के शेप जैसा कोनिकल डिज़ाइन होता है। तो वो करधनी के डिज़ाइन का है, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्या है? पहाड़ की ढाल। सर पहाड़ की ढाल क्या हो गई? ढाल वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोला है। सच तो ये है कि पहाड़ का आकार ऐसा कोनिकल है, मेघलाकार, यानी कि मेघलाकार यानी कि ऐसा है, यानी कि कोनिकल है, ठीक है। त्रिकोणीय, त्रिकोणीय हिंदी में उसको कह सकते हैं। त्रिकोणीय आकार के जो है वो पहाड़ है, जो कि करधनी के आकार से या फिर करधनी से मिलते जुलते हैं। करधनी के आकार के पहाड़ हो गए, ठीक है। समझ गए आप? अब आगे समझते हैं इसको। तो मेघलाकार यानी कि करधनी के आकार के। करधनी तो गोली होती है, लेकिन करधनी के ऊपर जो डिज़ाइन बना होता है ना, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। पहाड़ की ढाल, ढाल मतलब पहाड़ का बाहरी हिस्सा ना। अब पहाड़ की ढाल बोलने की बजाय अब बाहर का मतलब शरीर का चमड़ा बोलना तो बेवकूफ़ी है ना। चमड़ा तो बाहर का ही हिस्सा है, लोगों को वही दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ का जो डिज़ाइन है लोगों को तो बाहर से वही दिखाई दे रहा है ना। तो पहाड़ की ढाल यानी कि बेसिकली पहाड़ के बाहरी हिस्से की बात हो रही है, जो आपको दिखाई देता है। तो पहाड़ का बाहरी हिस्सा जो है वो करधनी के आकार का है। अपने सहस्र दिग्र सुमन फाड़। अब बच्चों यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में ना पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे फूल जो हैं, अनगिनत फूल जो है वो कई बार खिल जाते हैं, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब होता क्या है कि कवि ऐसा कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी, कि ये जितने फूल है, शायद आपको ये अच्छा ना लगे, पर ये छोटी 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 मतलब इतनी सारी आंखें हैं, ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ की। अब वो जो पहाड़ है वो अपनी आंखों से देख रहा है। किसको देख रहा है? अपने निज सौंदर्य को अवलोक रहा है। अवलोकना यानी कि निहारना, यानी कि जो इतनी सारी आंखें हैं पहाड़ की, वो उससे अपने सौंदर्य को देख रहा है, ठीक है। पहाड़ की बच्चों जो इतनी सारी अनगिनत करोड़ों आंखें हो सकती, इतने सारे फूल पौधे, फूल खास करके, तो दूर से इतने सारे अनगिनत आंखों से पहाड़ अपने आप के अपने रूप को देख रहा है। अब अपने रूप को कोई कैसे देख सकता है? आईने में देख सकता है। सर पहाड़ को आईना कहाँ से मिलेगा? उसके नीचे जो जल है, जो तालाब है, उसमें पहाड़ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, या पहाड़ की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। या आप ऐसा सादा लिख सकते हैं कि पहाड़ अपने आप को उस जल में या उस तालाब में देख पा रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे तालाब है, ये जल, ये एक मतलब आईने की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें वो जो, और वो तालाब कहाँ है? जिसके, माफ़ कीजिए, जिसके चरणों में पला ताल, है ना, कि जो तालाब है ये इनके चरणों में पला है। कि पहाड़ से जो बारिश की बूंदें गिरती हैं, या अगर बर्फीला पहाड़ है तो गर्मी से वो बर्फ़ पानी बन के पहाड़ से जो उतरती है, वही है जो है वो इस तालाब को पाल रही है। वही जो है जिसकी वजह से तालाब का पानी सूख नहीं रहा, ठीक है। तो पहाड़ के नीचे जो इतना बड़ा तालाब है, उसमें पहाड़ अपने अनगिनत आंखों से अपने रूप को अवलोक रहा है, अपने रूप को, अपने रूप सौंदर्य को देख रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, क्या? गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब यहाँ पे पहाड़ के झरनों की बात हो रही है। इससे पहले पहाड़ के फूलों की बात हुई। इतने सारे फूल, जितने भी फूल है, लाखों फूल है, तो पहाड़ की लाखों आंखें हैं। नीचे पला ताल, तालाब में पानी जो है वो पहाड़ से ही आ रहा है, तो पहाड़ी तालाब को पाल रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है, उसकी सुरक्षा भी कर रहा है, ठीक है। तो फूल आँख है, तालाब आईना है, और अपनी फूल रूपी आँखों से तालाब रूपी आईने में पहाड़ अपने रूप को अवलोक रहा है, अपने आप को निहार रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब पहले तो फूलों की और तालाब की बात की गई। अब बच्चों यहाँ पे झरने की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं? गिरी का गौरव, गिरी यानी कि पर्वत, पहाड़ का गौरव गाकर झरझर, झरझर क्या गिर रहा है? झरना। सर झरना पहाड़ का गौरव क्यों गा रहा है बच्चों? दो रीजंस की वजह से। एक रीज़न तो ये कि वो झरना उस पहाड़ से गिर रहा है, तो वो जिस पहाड़ से गिर रहा है वो उसी पहाड़ का गौरव गाएगा। सर गौरव गाने का मतलब यानी कि उस पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, या उस पहाड़ को दर्शा रहा है। कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ यहाँ एक पहाड़ है, उससे कुछ झरने गिर रहे हैं, यहाँ एक बड़ा सा पहाड़ है, उससे एक झरना गिर रहा है। अब ये जो झरना है ये क्योंकि इस पहाड़ से, माफ़ कीजिए,
ये जो झरना है ये इस पहाड़ से गिर रहा है तो ये झरना इस पहाड़ को दर्शा रहा है, ये झरना इस पहाड़ से गिर रहा है तो ये झरना जो है इस पहाड़ को दर्शा रहा है ना। तो अलग अलग झरने अपने अपने पहाड़ को दर्शाते हैं, ठीक है। तो गिरी का गौरव है, वो पहाड़ का गौरव कैसे गा रहा है, वो दूसरा रीज़न कि वो जितनी ऊंचाई से गिर रहा है, झरना जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी ज़्यादा आवाज़ करेगा बच्चों। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बाथरूम में ज़्यादा ऊंचाई से अगर मग से एक भरे हुए बकेट में पानी डालेंगे तो ज़्यादा आवाज़ आएगी, राइट। तो जितना ऊंचाई से गिरी का गौरव यानी कि पहाड़ का कद जितना बड़ा है उतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है झरना। मद में नस नस उत्तेजित कर, मस्ती में, नस नस यानी कि अपनी मस्ती में झरना जो है वो बहते जा रहा है। जैसे कि जो पाइप का पानी होता है ना, जैसे जो टैप वगैरह होते हैं, आप ऑन करोगे तो पानी एक लेयर में गिरता है बिल्कुल। अगर किसी के घर में ऑक्सीजनेटेड वाटर टैप से तो पानी तो एकदम लेयर में गिरेगा, प्लस उसकी धार भी मजबूत नहीं होगी, मोटी होगी, पर आप उसमें हाथ डालेंगे तो पानी उड़ेगा नहीं इधर उधर। पॉइंट क्या है सर बच्चों, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे एक टैप का पानी या पाइप में से निकलता पानी एक पर्टिकुलर शेप या फ्लो में निकलता है, पर झरने में कोई पर्टिकुलर शेप या फ्लो नहीं है, वो मस्ती में झूमते हुए, जैसे एक मस्ती में झूमता बालक ना आओ देखता है ना ताओ, ना दाएं देखता है ना बाएं, वो अपनी मस्ती में ही झूमता रहता है, उसका कोई सिस्टमैटिक फ्लो नहीं है, दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा, वो बस चलता रहता है सामने। उसी तरीके से ये पानी जो है मस्ती में झूम रहा है, और इसकी आवाज़ से जो इसको देख रहे हैं इस झरने को, उनके अंदर उत्तेजना या जोश भर रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर, अब ये इमेज इसके लिए काम आएगी, ठीक है। कि मतलब ये जो झरना है ये मोती की लड़ी जैसे, मोती यानी कि हीरे वगैरह है ना, ज्वेल्स हो गया, मतलब वाइट कलर की पतली पतली मोती की लड़ी यानी कि एक सिंगल स्टिक एक तरीके से। तो मोती की इतनी सारी स्टिक्स जो हैं उनकी यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि मोती की इतनी सारी स्टिक्स जो हैं वो साथ में गिर रही हैं, ठीक है। ये जो है ये कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी, है ना। और क्या कह रहे हैं वो, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च काशा, माफ कीजिए, गिरवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, है ना। उर यानी कि हृदय। अब बच्चों यहाँ पर बात हो रही है कि पहाड़ के हृदय में, हृदय यानी कि पहाड़ के ऊपर जो पेड़ है, गिरवर यानी कि पहाड़, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा नहीं है पर गिरी मतलब पर्वत, तो गिरिवर मतलब भी पर्वत पहाड़ी होता है, ठीक है। उर यानी कि हृदय। कि बच्चों ये जो लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं ना जो पहाड़ के ऊपर उगे हैं, तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ जो हैं ये पहाड़ के अपने हृदय से निकले हैं और पहाड़ के हृदय से निकल के आकाश को छू रहे हैं। ये जो पेड़ हैं बेसिकली ये पेड़ पहाड़ के हृदय से निकले हैं, ठीक है, और आकाश को छू रहे हैं। और साथ ही साथ कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि ये जो पेड़ हैं सारे के सारे ये पहाड़ की उच्च आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, पहाड़ की इच्छाओं को दर्शाते हैं। पहाड़ की इच्छा क्या है, आसमान को छूने की। पहाड़ ऐसे भी बहुत ऊंचे होते हैं, अब उनके ऊपर जो पेड़ है यानी कि वो उनकी इच्छाएं हैं, यानी कि क्या, पहाड़ की इच्छा है कि वो इतना ऊंचा हो कि वो आसमान को छू सके, जो नीला नभ है उसकी सीमा को पा सके। नीला नभ यानी कि जो आसमान है, हालांकि आसमान की कोई सीमा नहीं है, है ना। आप एक लेयर ऊपर, एक लेयर ऊपर, एक लेयर ऊपर जाते जाओगे, अब अंतरिक्ष में कब निकल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। ये अंतरिक्ष भी आकाश का ही एक भाग है एक तरीके से। पर पहाड़ ऐसा चाहता है कि मैं आकाश को छू लूँ, एक ऐसा स्टेज आए जब मेरे ऊपर आकाश भी ना हो, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, ठीक है। तो अब उसकी आकांक्षा ये है, तो उसकी आकांक्षा कैसे, पेड़ों के रूप में दिखाई जा रही है, ठीक है। ये पेड़ों की आकांक्षा नहीं है कि वो आसमान छूना चाहते हैं, ये पर्वत की आकांक्षा है कि वो आसमान छूना चाहते हैं। और ये आकांक्षा पर्वत कैसी पूरी कर रहे हैं, एक तो खुद लंबे हैं, प्लस इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो इनके ऊपर उगे पेड़ों से दिखाई दे रही है कि हाँ मतलब ये जो पर्वत है इसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है आकाश की ओर, यानी कि ये पर्वत जो है आसमान को छूने की या नीले नभ की सीमा पाने की आकांक्षा जो है वो बिल्कुल रखता है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही थी। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं,
पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाओं लिए अपलक और स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं। कि ये जो पेड़ हैं जो पर्वत की महत्वाकांक्षाओं या आकांक्षाओं को प्रकट कर रहे हैं। पर्वत की आकांक्षा क्या है कि वो आसमान को भी पार कर ले, आसमान से भी ऊंचा उठ जाए। तो उसकी ऊंची आकांक्षाओं को पहाड़ पर्वत में, माफ़ कीजिए, पर्वत के ऊपर के पेड़ों में देखते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो पेड़ है वो मतलब अपलक स्थिर होकर आकाश को देख रहे हैं। पेड़ तो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, या ये कहना गलत है बच्चों, इस सभ्यता में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और साइंस के हिसाब से भी पेड़ों में लाइफ होती है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है सर बच्चों, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो पेड़ हैं, ठीक है, वो अपलक, मतलब उनकी पलक तो झपक नहीं सकती, अपलक और शांत होकर के बिना ज़्यादा हिले डुले आकाश को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर है, टूट पड़ा भूपर अंबर। ये बड़ी कमाल की लाइन है। उड़ गया अचानक लो भूधर। अब कवि बच्चों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहाड़ जो होता है, ठीक है, वो एकदम से मान लो गायब हो गया। ठीक है, कैसे गायब हो गया? बादलों की वजह से। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। कवि का तात्पर्य है, तात्पर्य यानी कि कवि का मतलब, कवि का तात्पर्य यह है कि पल पल बदलते इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर टूटकर ही आ गिरा हो, केवल झरने का ही शोर सुनाई दे रहा है। यहाँ पे बच्चों कवि ये कह रहे हैं कि जब बहुत तेज बादल, मतलब बहुत घने बादल आ जाते हैं ना, तो पहाड़ को ढक लेते हैं। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी को ऐसा लगता है, यार थोड़ी देर पहले तो यहाँ पहाड़ था, मैंने अपना नज़र थोड़ा मोड़ा इधर घुमाया, दोबारा आके मैं इस अच्छे पहाड़ मतलब इलाके को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पहाड़ आ गया। लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि चल क्या रहा है। समझ पा रहे हैं आप बच्चों? ठीक है। तो कई बार मेघ जो है या बादल जो हैं वो पहाड़ को ढक देते हैं। जब बादल पहाड़ को ढक देते हैं तो उस वजह से ऐसा लगता है कि अभी तो यहाँ पे पहाड़ थे, एकदम से गायब हो गए, यानी कि एकदम से कहाँ गए। फड़का अपार पारद के पर, पारे के समान, यानी कि चमकीले पंख, रवशेष रह गए हैं निर्झर। की मानो कवि को ऐसा लगता है कि जो बादल है वो अपने चमकीले पंख यानी कि अपने जादुई पंखों से कहीं उड़ गए, जबकि वो कहीं उड़े नहीं है, वो कवि को बादलों की वजह से सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कवि क्या कहता है कि अब सिर्फ कुछ शेष रहा, कुछ बचा है, तो यही कि हाँ, उस पहाड़ पे जो झरने थे, उन झरनों में से किसी एक की आवाज़ आ रही है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो लोग गए नहीं होंगे कहीं, या गए भी होंगे तो शायद आ गए होंगे। बच्चों तो कवि को ये लग रहा है कि ये जो कहाँ से ये जो पूरी सुंदरता है वो ओझल कहाँ हो गई, कि मतलब भूधर पूरा का पूरा पहाड़ उड़ कहाँ गया, जबकि वो केवल बादलों से छुप गया है। फड़का अपार पारद के पर, है ना, कि मतलब मानो बादल के चमकीले पंख हैं, ठीक है, और वो अपने पंखों से उड़ गया हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर टूट कर गिरा हो। बिल्कुल, रवशेष रह गए हैं निर्झर। की अब पहाड़ होने का केवल एक सबूत है कि उस पहाड़ के ऊपर जो झरने थे, उन झरनों की आवाज़ जो है वो अब भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जो है वो इतने सारे छा गए हैं बादल के ऊपर, मानो ज़मीन के ऊपर या धरती के ऊपर आकाश उतर आया है, बादल ही बादल चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया है। धस गया धरा सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। सभय शाल यानी कि भय के साथ शाल के वृक्ष। शाल जो है बच्चे एक वृक्ष होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं। खास तौर पे ये वृक्ष आपको केवल पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों में ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब बच्चों इनको लगता है कि डर के मारे पहाड़ के ऊपर, ज़्यादातर पहाड़ के ऊपर लंबे लंबे पेड़ होते हैं, यानी कि शाल के ही पेड़ होते हैं। शाल एक किस्म है पेड़ों का, ठीक है, पर यहाँ पे शाल का पेड़ पहाड़ के सभी पेड़ों का मतलब सभी पेड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल शाल के पेड़ों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, शाल के पेड़ों के माध्यम से पहाड़ के ऊपर पाए जाने वाले सभी पेड़ों की बात हो रही है। कि डर के मारे, अब हुआ क्या है, पहले डर किस चीज़ का वो बताता हूँ।
कि जो तालाब है नीचे बच्चों, इस तालाब के ऊपर धुंध आ गई है, बहुत सारा एक फॉग जो है ना, एक तरीके से बहुत सारा धुआं धुआं जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये जो धुंध आ गई है तालाब के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो तालाब है ये जल रहा हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जलती है तो ऊपर धुआं तो उठता ही है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि ये तालाब जल रहा है, जल स्रोत जो है पर्वत के मतलब ज़मीन पर, पर्वत के तले पर वो जल रहा है। और क्योंकि माफ़ करना, और क्योंकि जल जल रहा है यानी कि पानी जल रहा है, इसलिए जो शाल के वृक्ष है वो डर कर छुप गए हैं। वो वृक्ष कहीं छुपे नहीं है, पेड़ तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते बच्चों। जैसे पहले एग्जाम्पल में बच्चों बादलों की वजह से, ठीक है, जैसे पहले बादलों की वजह से आकाश ढक गया था, उसी तरीके से अब क्योंकि तालाब के ऊपर ज़्यादा धुंध है, ठीक है, तो इस धुंध की वजह से ये जो पेड़ हैं ये ढक गए हैं, तो पेड़ दिखाई नहीं दे रहे। तो कभी ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि वो जो पेड़ है असल में वो दिखाई इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो डर के मारे कहीं पर छुप गए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आगे, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलते इंद्रजाल। जलद यान यानी कि बादल रूपी विमान। देवराज इंद्र जो है वो तो मेघराज भी हैं, वो तो देवों के देवता हैं, यानी कि नहीं, देवों के देव तो महादेव हैं पर वो देवों के राजा हैं, और साथ ही साथ वो मेघराज है यानी कि वो मेघों के भी राजा हैं। ठीक है, तो वो जो है विचर विचर यानी कि विचरना यानी कि घूमना। ठीक है, उस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। इंद्र खेलते, अब देवराज इंद्र की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि इंद्र जी जो हैं वो भी अपने बादल रूपी विमान में सवार होकर इधर उधर अपना खेल दिखाते झूम रहे हैं। अब उनका खेल क्या है, कभी बारिश हो जाती है, कभी वो सूरज को ढक करके छाया कर देते हैं, कभी वो सूरज का मार्ग छोड़ करके धूप खिला देते हैं बारिश बाद माफ़ कीजिए पहाड़ों के ऊपर, कभी उन्हीं के बारिश की वजह से नए नए फूल उग जाते हैं। तो ये जो खेल है ये देवराज खेलते ही रहते हैं। तो बच्चों ये थी कविता। मैं हूँ शुभम गुप्ता या शुभम संभव। आपके समय के लिए शुक्रिया।